नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों। तो नवंबर के महीने में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल जी गए हुए थे हैदराबाद में, और वहाँ पे आईपीएस ऑफिसर्स की पासिंग आउट परेड में जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर के बारे में जिक्र किया था। उस वक्त मुझे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा था, इसलिए मैंने उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वीडियो वगैरह नहीं बनाया। फिर उसके बाद अभी कुछ दिनों से FCRA अमेंडमेंट एक्ट जो है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, उसका अमेंडमेंट किया गया था 2020 में। तो उसको लेके एनजीओज वगैरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है उस अमेंडमेंट को लेके। तो अजीत डोवाल जी द्वारा दिया गया जो स्पीच था उसमें फोर्थ जनरेशन की वॉरफेयर की बात की गई थी। और ये जो FCRA अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, इन दोनों में बहुत ही क्लोज रिलेशन है। तो मुझे लगा ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया तो किसी न किसी एग्ज़ाम के इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चंस ज़रूर कर दिए जाएंगे कि फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या होती है, या FCRA अमेंडमेंट एक्ट में गवर्नमेंट ने क्या अमेंडमेंट किए हैं। तो FCRA अमेंडमेंट एक्ट को लेकर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा और उसको भी इस वीडियो के जस्ट बाद पब्लिश कर दिया जाएगा पब्लिक व्यू के लिए यूट्यूब चैनल पर। तो अभी इसमें बात करेंगे हम फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ये हैदराबाद में आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है। तो यहाँ पे जब आईपीएस ऑफिसर्स की पासिंग आउट परेड चल रही थी तो यहाँ पे हमारे अजीत डोवाल जी स्पेशल चीफ गेस्ट के रूप में गए हुए थे, और इन्होंने एक भाषण दिया और उसमें इन्होंने कहा कि जो कंट्री इस समय सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रही है वो है न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर, जो कि फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है। और फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में भी प्राइमरली सिविल सोसाइटीज़ आती हैं। और ये जो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है, इसको टैकल करना हमारे देश के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव और अनअफोर्डेबल हो गया है। अभी आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ये फोर्थ जनरेशन वॉर क्या है, फोर्थ जनरेशन है तो पहला जनरेशन कौन सा है, दूसरा जनरेशन क्या है, तीसरा जनरेशन क्या है। तो सबके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर आता है। और फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर क्या होता था, आज के समय में ये चीज़ें नहीं होती। ये वॉरफेयर एग्जिस्ट नहीं करता 21st सेंचुरी में। पहले के ज़माने में मतलब 70s में 80s में ये वॉरफेयर हुआ करती थी। इसमें होता क्या था, सोल्जर्स जो होते थे, दो दो पार्टियां लड़ रही हैं आपस में, दोनों के सोल्जर्स आए आपस में फाइल बना के खड़े हो गए और एक दूसरे के ऊपर हथियार चलाना शुरू कर दिया। तलवार है, तलवार चलाना शुरू कर दिया, कुछ गोली है, बंदूकें हैं, उसको चलाना शुरू कर दिया। वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हुआ करती थी उस वक्त। सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर में क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर में कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ किए लोग, जैसे मोटार वगैरह बना दिए, टैंक वगैरह बना दिए, इस तरीके की गन वगैरह लेते आए और इसके थ्रू वो वॉर में जीत हासिल करते थे या वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। ये था सेकंड जनरेशन वॉरफेयर। थर्ड जनरेशन वॉरफेयर में क्या होता था, थर्ड जनरेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी हद तक किया था नाजी जर्मनी में। उसने क्या किया था कि जैसे इसमें जो एनिमी होता है, एनिमी जो फाइल होती है या एनिमी जो सेना होती है, सामने आर्मी होती है, उसको जो डिफेंडिंग आर्मी होती है वो बाईपास कर जाती है। बाईपास कैसे कर जाती है, उनको चकमा देके उनके शहरों में घुस जाएगी कहीं से बगल से, और फिर जाके वहाँ पे सिविलियन पे भी अटैक करते हैं। तो ये थर्ड जनरेशन वॉरफेयर होता था। इसमें टेक्नोलॉजी का तो यूज़ करते ही थे लोग, केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन का भी यूज़ करते थे लोग, और साथ में साथ सिविल पॉपुलेशन के ऊपर भी अटैक किया जाता था। फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब देखिए, ये तो हो गए स्टार्टिंग के तीनों जनरेशन के वॉरफेयर जो टेक्निक अपनाई जाती थी तीन जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी वॉर होता है तो उसमें वॉर पे जो मोनोपोली होती है, एकाधिकार होता है, वो स्टेट का होता है। तो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में स्टेट जो है उस मोनोपोली को खो देता है। मतलब स्टेट को पता ही नहीं चलता कि हम वॉर किससे कर रहे हैं। जिससे वॉर हम कर रहे हैं वो इनोसेंट हैं, या जिससे वॉर कर रहे हैं वो परपेट्रेटर्स हैं, गुनहगार हैं। इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाता स्टेट कि हम एक्चुअली वॉर किससे रहे हैं। इसमें इस वर्ड का पहली बार यूज़ किया गया था यूनाइटेड स्टेट में 1980 के दशक में यूज़ किया गया था। इसमें फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में एनजीओज वगैरह शामिल होती हैं। एनजीओज हो गए, कुछ इंसर्जेंट ग्रुप हो गए, सेपरेटिस्ट ग्रुप हो गए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे के आपको बताऊं तो लिट्टे के बारे में आपने सुना होगा।
ये लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम, ये एक टेररिस्ट आउटफिट था, श्रीलंका में एक्टिव था 2010 के आसपास, 2008 के आसपास इसको गवर्नमेंट ने सप्रेस कर दिया था कम्प्लीटली। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये स्टेट से ही फाइट करता था, स्टेट के अंदर होके ही, आप समझ रहे हैं। एक ये हिजबुल्ला है, ये ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बहुत से कंट्रीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी थप्पा दे चुकी हैं। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि स्टेट के खिलाफ ही वॉर छेड़े हुए होते हैं और स्टेट आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि हम एक्चुअली में लड़ किससे रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर से फिर हमारे देश का क्या लेना देना है, मतलब हमारे देश में लिट्टे जैसे ऑर्गेनाइजेशन और हिजबुल्ला जैसे ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, तो हमें फिर क्या पड़ी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में केवल ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बहुत से एनजीओज वगैरह, सिविल सोसाइटीज़ वगैरह इन्वॉल्व होती हैं। उनको क्या होता है, फॉरेन डोनेशन मिलता है और उस फॉरेन डोनेशन का यूटिलाइजेशन वो कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है जो उसको डोनेट कर रहा है उसके थॉट पर, वो क्या चाहता है उससे करवाना। वैसे ही जिस चीज़ काम के लिए वो उनको डोनेट करेगा, वही सिविल सोसाइटीज़ और एनजीओ जो हमारे देश में है उसी काम को करेंगे। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं सिविल सोसाइटीज़ होते क्या हैं। देखिए, सिविल सोसाइटीज़ कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक कम्युनिटी ग्रुप, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेबर यूनियन, इंडिजिनस ग्रुप, कोई भी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है जिसमें कुछ लोगों का ग्रुप हो और वो ये बोल के काम करते हो कि हम देश के पावर्टी एलिवेशन में, अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन में, उसके डेवलपमेंट में, इकोलॉजी रिस्टोरेशन में को सुदृढ़ करने के लिए, ओवरऑल देश के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को हम सिविल सोसाइटीज़ बोलते हैं। हमारे देश में बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पावर्टी एलिवेशन के लिए काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन के लिए काम कर रहे हैं, इकोलॉजी को, हमारे इन्वायरमेंट को रिस्टोर करने के लिए काम कर रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, डिजीज़ेस को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जब ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल जी, उन्होंने फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर की जब बात की तो इनमें सिविल सोसाइटीज़ का नाम क्यों लिया, क्यों कहा कि ये लोग इन्वॉल्व हैं। देखिए, है तो ऐसा, जो बहुत से एनजीओ के बारे में आपने सुना होगा, सीड नाम का एक एनजीओ है, बहुत अच्छा काम करता है, एक प्रथम नाम का एनजीओ है, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन कुछ एनजीओज हैं जो हमारे देश की तरक्की होने में बाधा बन के खड़े हुए हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, एक वेदांता का प्लांट आ रहा था उड़ीसा में, एक नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में भी आपने सुना होगा। तो इन सब चीज़ें लगातार आप नॉर्थ ईस्ट में देखते रहते हैं, आफ्सपा को लेके और भी बहुत सी चीज़ों को लेके एजिटेशन चलता रहता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये जितने लोग प्रोटेस्ट करते हैं इन सब चीज़ों के खिलाफ, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आता है, कोई भी डैम कंस्ट्रक्ट हुआ, उन सब खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि इससे इन्वायरमेंट को लॉस होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा। बहुत से एनजीओज़ और बहुत से सिविल सोसाइटीज़ हमारे देश में हैं जो अच्छे के लिए, वो सच में कंसर्न होता है उनका कि इससे इन्वायरमेंट को लॉस होगा और बाकी चीज़ें बिगड़ेंगी, इसलिए वो प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन उसमें बहुत से लोगों का ऐसे भी होते हैं जिनको इस वजह से केवल कह करके फ़ॉरेन फंडिंग मिली होती है कि आप जाइए और इस प्रोजेक्ट को होने से रोकिए। आपको पता है, अगर ऐसे ही इन सभी लोगों के नंबर को कैलकुलेट किया जाए और सेग्रीगेट कर दिया जाए उन लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं केवल इस वजह से कि इंडिया के डेवलपमेंट को रोका जाए, और बीइंग एनजीओ और सिविल सोसाइटी, तो अगर इनको हटा दिया जाए अपने देश से तो इससे हमारे देश की जीडीपी में 2 से 3% पर एनम के हिसाब से बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब आप समझ रहे हैं, ये हमारे देश की जीडीपी को 2 से 3% तक हर साल पीछे खींच के रखते हैं। ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर है हमारे कंट्री के लिए और हम इसको नॉर्मली समझ नहीं पाते। हमको लगता है टेररिज्म आज के समय में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो क्रॉस बॉर्डर इश्यूज़ हैं, जैसे चाइना वगैरह से हमारे जो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। ऐसा नहीं है, आपके घर में रह के अगर आपको कोई डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है तो उससे बड़ा खतरा हमें नहीं लगता कि आप कोई हो सकता है आपका। तो ये इशू था और इसी पे प्रेस करते हुए और ध्यान दिलाते हुए सभी जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और पासिंग आउट परेड में उनका भाषण सुन रहे थे अजीत डोभाल जी का, तो उनको इस बात से अवगत कराया और बताया कि आपको फ्यूचर में काम करना है तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। और एक FCRA अमेंडमेंट एक्ट भी ला रही है गवर्नमेंट, हालांकि अमेंडमेंट ला चुकी है और इसके ऊपर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी डाली जा चुकी हैं कई एनजीओ सिविल सोसाइटीज़ के द्वारा। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा और मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो के अपलोड होने के बाद ही वो वीडियो आएगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा और आपकी क्लियरिटी इस टॉपिक को लेके अच्छी हो जाएगी। तो ये देख रहे थे आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मेरा नाम है नितेश सिंह। आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।